श्री आलोक अमिताभ गिंडी। नमस्कार, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1950 में हमारे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगले वर्ष देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और ये एक ऐसी जर्नी रही है 72 साल और 75 साल की, जिसकी कल्पना हमारे संविधान के स्वरूप, संविधान निर्माताओं के मानवीय मूल्यों, फंडामेंटल बिलीफ्स के बगैर और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सैक्रिफाइस, वर्ल्ड व्यू एंड विजन के विदाउट हम इस यात्रा की परिकल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आप सभी को माननीय राष्ट्रपति महोदय के गणतंत्र दिवस की पूरी संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश के मुख्य अंश आप सबसे शेयर करूँगा और ये भी निवेदन करूँगा कि ये एक ऐसा अवसर है जब हम अपने समाज की, अपने राष्ट्र की फाउंडेशंस नीड एंड व्हाट गोज इनटू द फाउंडेशन, हमारे राष्ट्र की संकल्पना में, परिकल्पना में और उसके स्ट्रगल में जो भावनाएं, जो सैक्रिफाइस और जो वैल्यूज़ गई हैं, जिसके बलबूते आज हम यहाँ पर खड़े हो पाते हैं। हम सबको बनने में 72 साल लगे हैं। एक समाज की संरचना हुई, एक शिक्षा की संरचना हुई, एक इकोनॉमी की संरचना हुई। The society was imparted with a kind of strength that we all could do what we are capable of doing today. In a way, we all stand on the foundations, contributions and sacrifices of those people. And today, it has been a glorious journey of 75 years. सर्वप्रथम तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में एक बहुत नई बात इस बार कही है। वो संविधान में जो बंधुता, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, बंधुता, the bondedness in the society, the feeling of brotherhood and sisterhood, उस पर इस बार जोर दिया है। और उन्होंने यही नहीं, इसको संविधान से पीछे भी ले गए और उन्होंने कहा है कि हमारे संविधान में जो वैल्यूज़ थी, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, those were reflective of the priorities and the visions of freedom fighters. उन्होंने, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने गंगाधर तिलक, अम्बेडकर, नेहरू, लाजपत राय नाम लिए हैं और ये हमको बताने की कोशिश की है कि हमारे संविधान में the values which were enshrined in our constitution were actually the values which the freedom fighters of our country's freedom struggle, the values that they accorded priority to. We all know that India's freedom struggle has been one of the iconic freedom struggles in the entire world, in the entire colonial world, in the sense that it was non-violent. It never had the need to think of violence as an option. This is reflective, demonstrative of a conviction, of a civilization, a culture of people. That what we want and what has been denied to us for 300 years, you still believe that you can get it, non-violently, simply on the moral force. Satyagraha, which Gandhi said. And माननीय राष्ट्रपति महोदय ने यही कहा है कि हम अपने संविधान के प्रियम्बल में जो वैल्यूज इंश्राइन हैं, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उन्होंने फ्रेटर्निटी को आज के कॉन्टेक्स्ट में कोरोना एंड इकोनॉमिक रिसेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एक जो सोशल क्राइसिस, सामाजिक चुनौती जो 2020 में आई है, उसके संबंध में, उसके कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रपति महोदय ने एक आह्वान किया है
कि हमारा this generation and also the youth and the generations coming, we bring fraternity, the morality and the feeling of fraternity into our day-to-day operations, into our social, professional life. And I think we are not far. We suffered from COVID, so many of us, as we repatriated thousands of Indian students at the cost of our own physical health. And we are aware how, in a small crucible of experiment, this is India. This is India in Bishkek, in the Kyrgyz Republic. And we all fraternized, we stood by each other when there was a crisis in one family, the families who contracted COVID, the kids. Everybody stood by them, and today we all stand here, safe, healthy, happy. तो ये एक सेंट्रल थीम माननीय राष्ट्रपति महोदय के राष्ट्र के नाम संबोधन में है, उन्होंने आह्वान किया है। इसके अलावा उन्होंने किसानों को धन्यवाद दिया है कि देश को फूड सिक्योरिटी के लिए, एक खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, उनका जो राष्ट्र के लिए सेक्रीफाइस है, पिछले 70 वर्षों में आज समाज हमारा फ्रॉम द स्टेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्रेन्स टू सरप्लस ग्रेन्स, आज हमने एक लंबा सफ़र तय किया है। उन्होंने भारतीय जवानों को भी एक खास तरह से धन्यवाद एंड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है, विच द एंटायर नेशन शुड। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कहीं ना कहीं उल्लेख भी किया है कि हाउ द एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज ऑन आवर बॉर्डर हैव चैलेंज्ड, if not threatened, our national security and sovereignty. But at the same time, he has also said that our armed forces, Navy, Army, Air Force, और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि in a coordinated way, they are capable of responding and standing up to the challenges. माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस संबंध में गलवान वैली में भारतीय सेना के 20 जवानों जिन्होंने अपना जीवन मूल्य दे करके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस किया, उनके जीवन के लिए उनके परिवारों को भी राष्ट्र की श्रद्धांजलि और एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है। और ये हमारे लिए से आह्वान है कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो लोग लद्दाख में और जैसलमेर में -50 से +50 तक तैनात रहते हैं 24/7, we all just felt it when we go out to the flag hosting. It's just a matter of 10 minutes, but the temperatures of -10 are telling. But there are people who live under these circumstances, and we always feel it's the cold, but we have the benefit now with our friends from the armed forces in the mission. The previous incumbent who once told me that how when they go for practicing inside the equipment's temperature is even 50 plus. The outdoor temperature is 50, but inside the equipments when they practice, and they're not supposed to return for 24 hours, they keep sitting inside the assets where the temperatures could go as high as +55, and these are not air-conditioned equipments. So this is a reminder to us that what we enjoy today, somebody is behind it. It doesn't come to us for no reason. It doesn't reach us simply with an ease. There are sacrifices behind it, and the visible sacrifices and the invisible sacrifices. And the invisible sacrifices, Honorable President has referred to the fight against coronavirus this year. He has thanked the paramedics, doctors, scientists, researchers. He has also referred to the fact that in a short time, a community as large as India has not only been able to respond to it, but in a very short time, we have been able to generate vaccines, indigenous vaccines, and the country is on the cusp of embarking on the world's largest vaccination drive, which is yet another feat in humility that the Indian nation has always valued, that we do things in our own way, at our own cost, in our own research, science, medicine, education. We do things in our own way, and we have been able to reach there what is needed.
इसी संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने शिक्षा पर भी इस बार हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी उल्लेख किया है। कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में ऑनलाइन एजुकेशन, द वे टेक्नोलॉजी हैज़ बीन हार्नेस्ड इन एजुकेशन, इन मेडिसिन, इन कोर्ट्स, in fact all spheres of public life, how this challenge has also been an opportunity to adapt and adopt the means of technology to simplify our processes and procedures. इसकी ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराया है। नई शिक्षा नीति 2020 and how this new education policy has blended technology and tradition. So civilizational वैल्यूज, मानवीय मूल्यों जिनकी बात माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संविधान और संविधान के फाउंडेशनल प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में कही है, बंधुता एंड मानवता, उसी को शिक्षा नीति में भी रिफ्लेक्ट किया है कि हाउ इन 2020 21st century the first national education policy of the country where it adopts and indigenizes and internalizes the means of the frontiers of technology and startup. It gives an equal place to tradition in our educational makeup. डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उल्लेखित किया है और इस वर्ष भारत के सबसे सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस बिहार में इलेक्शंस, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के इलेक्शंस की सराहना की है और चुनाव आयोग और प्रशासन को इस बात की बधाई दी है कि हाउ दीज इलेक्शंस आर नॉट ओनली कंडक्टेड ऑन टाइम, efficiently, but also in a transparent and partial manner. We all are used to it. We know that our elections have never given rise to any controversy because we have been a democracy where elections and polls are order of the day. We have national elections, the provincial elections, we have the Jilla Parishad, the Panchayat elections. So the Indian citizenry is one of the most awakened citizenry in the world today, where mobilizing 900 million voters at each elections at the federal level happens without a whimper, without much of a noise. We know that how elections world over generate so much of anxiety, energy, media, but for us it's second nature. And इस पर उन्होंने हमारे चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है। राष्ट्रपति महोदय ने, जैसे मैंने कहा कि कोविड के कॉन्टेक्स्ट में इसको एक चुनौती और एक अपॉर्चुनिटी का भी दर्जा दिया कि हाउ लिटिल क्राइसिस always and also give us chance to modify, look back, take stock and evaluate our ways of doing things. उन्होंने क्लाइमेट पे हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि जलवायु परिवर्तन कैसे एक चुनौती है और how during the COVID time we witnessed the climate, the ecosystem, the ecology bouncing back with the resilience. The air quality improved, the rivers were clean, the mountains were green, and in all matter of months. And that should be a very reassuring feature to us that when we talk about climate fear, I think we talk more about our fear, because climate is resilient, the nature is resilient, planet is resilient. When we say threat to the planet, perhaps what we are saying more is threat to us, because planet has survivability, sustainability and resilience. And राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कोविड के टाइम पे एक क्लाइमेटिक रेजिलियंस को एक अपॉर्चुनिटी और एक तरह का एग्जाम्पलर माना है कि आने वाले समय में we will be paying greater attention to climatic challenge. हमारा ध्यान माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कोविड में इकोनॉमिक रिसेशन, द चैलेंज, अर्थव्यवस्था को जो हमारी चुनौतियाँ हैं उस पर भी ध्यान आकर्षित किया है। यू नो टुडे वी आर एन इंटीग्रेटेड वर्ल्ड, द वर्ल्ड इकोनॉमीज हैव डन ट्रेमेंडसली वर्स
You know that we all are living in an interdependent world today. It's a globalized world, and what tells us better than the fact that 2008 will be known for the economic recession, and 2020 will be known for coronavirus. Long term, when the histories will be written after 30, 40, 50, 60 years, we would recall 2 incidents and 3 incidents. The years will be forgotten in between. 2012 will be known for mass uprisings of close to 1 billion plus people across the globe. And 2020, somewhere, the corona and COVID will not be forgotten. We will not take long to remember what was that pandemic called. And डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने राष्ट्रपति महोदय ने हमको यह विश्वास दिलाया है कि नॉट ओनली इकोनॉमी इज crawling back, but the initial signs are promising. The GST collection has been superb. The SMEs, the small and micro enterprises, the startup universe, the entrepreneurship universe, they're getting more robust. और इसके साथ ये भी उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री महोदय ने हमको एक आत्मनिर्भर भारत का एक स्लोगन दिया है, एक प्लान दिया है, जिसमें ये एम्बेडेड है कि हमारे यूथ एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स नए स्टार्टअप इकोसिस्टम का बेनिफिट लेते हुए एक नई इकोनॉमी की डायमेंशंस को टेक्नोलॉजी के साथ वो उसको दे विल बी एबल टू ग्रास्प एंड कैप्चर दैट अपॉर्चुनिटी। इसके साथ ये भी एक इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना हाउ इंडिया इज इमर्ज्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, एक large economy and a large pharmaceutical base. We for long have been providers of medicines and generic drugs to the world, but there are very few countries who have generated in such a short time vaccination for coronavirus. और इसके साथ ही एक ये नई अपॉर्चुनिटी उभर कर आई है। भारत एक फार्मेसी के रूप में उभरा है। And yes, today's world is nimble. The corona is nimble. It takes just 2 months to reach us all. Similarly, opportunities also go to those who are nimble. In today's economic market, stock, invention, entrepreneurship context, opportunities are not for 3 years, 4 years, 5 years. One has to anticipate and capture those opportunities. माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भारत का विश्व में स्थान इस पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और हमको अपने विचारों से अवगत कराया है कि गत वर्ष में किस तरह भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल में विजयी नहीं हुआ, बल्कि इट हैड ऑल द वोट्स, वी गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स एंड विदाउट एनी अपोजिशन, व्हिच इज symbolic of not only India's acceptance but the trust that the world reposes on India and the expectations that world has from India. Today, while countries launch their campaigns for the Security Council permanent membership with ambition that wish I am the member, today the world looks up to India. The Security Council, and for that matter any global initiative like G20, they acquire a kind of completeness when India is on board. And we have the role today that, yes, while we address our domestic challenges, we are also a hand that addresses, heals global ills, be it economic and now pandemic. And those are the expectations, those are the responsibilities that the world expects from us. That while we do it for ourselves, we take care of ourselves, there are large expectations, as you know, from the developing world, from the countries in Afro-Asian context, the countries which emerged out of the post-colonial experience, and now actually the developed economies of the world. They all look up to India, they all look at India's partnership at any global initiative, be it rule making, be it
setting the norms of global conduct, trade, travel, setting the norms for emerging global economies, the conduct and the regulating global economies. एंड इस संदर्भ में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हमको ये बताया है कि गत वर्ष में किस तरह से भारत का जो एक सामाजिक और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लुएंस, प्रभाव है, उसमें वृद्धि हुई है. एंड वी आर सिटिंग ऑन सिक्योरिटी काउंसिल एज परमानेंट मेंबर. और आखिर में आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इन द सैल्यूटिंग साइनिंग ऑफ पैरा और फाइनल पैरा ऑफ द स्पीच इज एक्चुअली डिवोटेड टू ओवरसीज इंडियंस, जिसमें उन्होंने आप सभी को बधाई भी दी है और इज एक्सप्रेस प्लेजर दैट हाउ इंडियंस ओवरसीज हैव ब्रॉट सक्सेस एंड अ गुड नेम to whichever sphere of life they have been, be it medicine and professional and science and business. And not only have they brought good name to their adopted countries, but they have also brought good name to India. So friends, I thought this speech had many lessons for us to learn, and I thought that I will share it and my views and my impressions on Honorable Rashtrapati ji's address to the nation. और इसमें कई बातें जो हैं वो हमारे लिए भी बिश्केक में बहुत रेलिवेंट हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज भी यहाँ पर we go by that count, it's nearly 15,000 to 16,000. So there are a substantive number of us who somehow or the other spend good part of the year in this country. Our challenges were same. The nation reacted and the nation responded with great care of taking our Indian nationals and youth back last year. 14,000 Indian nationals were evacuated in a very short period of time, and I cannot say I'm delighted and happy, but I'm definitely satisfied that we did not have any casualties. हमारे सारे भारतीय छात्र स्वस्थ और सेफ भारत लौट पाए थे. अभी फिर से समय आया है कि जब से स्प्रिंग सेमेस्टर शुरू होने की बात है, फिर से चिंताएं व्यक्त की गई हैं. Things also have to be normal. The educational cycles have to begin, the economic cycles have to begin, the social cycles have to begin somewhere, because the lockdown also has to be dismantled. But it has to be done in a manner where while we take care of the one aspect of the need and the necessity, this is done in the best possible manner of balancing out the other necessity. Because in today's world, the theaters are shifting fast. The challenges are rising fast. And our abilities are also rising fast. Not that we are not capable. We are capable. But then it requires a certain application of sensitivity, which Honorable President said, that fraternity. So when I think of my fellow Indian students and fellow Indian nationals on Kyrgyz lands, and if my sentiment is imbued with an emotion of fraternity, that they are my fellow beings, then I don't think not only will challenge be lose its formidability, but my response and our response would also be somewhere more humane and personal and emotional, and that is what is needed. The beauty and the challenge of the challenges is that when you look back and you having surmounted them, there is a satisfaction that how you surmounted them, how you were able to override them. And nothing exemplifies it better than our vacations last year, where yes, while we were in it, it was a challenge. Our staff and our people, our teams suffered. But when we look back, it does give us a satisfaction that
be very instrumental in saving, safeguarding lives, health. I can see our doctor here who single-handedly took charge of our staff, our people, our Indian students, and case that was referred to him despite of the burden that they had. So friends, मैं आप सबसे आज एक हमारे गणतंत्र का दिवस है और एक समय है when we can sit back and look at the immediate and the short and the long, both forward and backwards. This is also a moment of gratitude that all along while we rate ourselves for the greatness and the successes, but somewhere we miss out that opportunity of how much the social and the historical and the unknown factors have contributed to where we are, what we call success and achievements. Yes, these are singular, the reward is always singular, but we know that without the ecosystem that made it possible, we wouldn't be here. तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर से गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहे और आप सबकी भी रहे, because there is a power in emotion when everybody prays and everybody wishes. The whole ecosystem atmosphere consumes to make it happen. हम सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये चाहूँगा कि वर्ष 2021 में normalcy, we should return to normalcy. Our normal working order, travels, families, education, businesses, employment, jobs, return to normalcy, and all of us enjoy good health. With these words, a very happy Republic Day to you all. Thank you, and join us for tea.